भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक HDFC, जिस पर है लगभग 12 करोड़ भारतीयों का भरोसा, करीब 9,500 ब्रांचेज हैं, करीब 27 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। उस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को रिजाइन कर दिया। रीजन? उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में बैंक के अंदर कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी हैं जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाती। इसके अलावा मेरे इस्तीफे का कोई और बड़ा कारण नहीं है। इस खबर के बाद बाजार में तहलका समझ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर में HDFC बैंक के शेयर करीब 26% टूटे। एक टाइम पे सबसे स्टेबल और सेफ माने जाने वाला बैंक का शेयर होता था। HDFC जैसे बैंक के चेयरमैन का ये कहकर रिजाइन करना बड़े सवाल उठाता है। उसके कुछ दिन बाद ही खबर आई और आरोप लगे कैसे HDFC बैंक के कुछ अधिकारियों ने झूठ बोलकर अपने कस्टमर्स को ऐसे बॉन्ड्स बेचे, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जिससे कस्टमर को घाटा हुआ। अक्सर बैंक वाले कहते हैं ये प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है, ये कर लीजिए, सेविंग्स हो जाएंगी, और हम बैंक के नाम पर भरोसा करके ये सब कर भी लेते हैं। फिर क्यों बैंक्स पर आरोप लगते हैं कि वो आपको चूना लगा देते हैं? इस सब के चलते HDFC बैंक के शेयर्स में हेवी सेलिंग भी हुई। और ये सब हो रहा है तो सरकार ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, और अतानु चक्रवर्ती ने HDFC पर और कौन से आरोप लगाए हैं, इस केस पर और भी बातें करेंगे और आज अनपैक करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold Candid and Rajnigandha। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 18 मार्च को HDFC बैंक के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने तब अपने इस्तीफे की वजह के तौर पर इंटरनल प्रैक्टिसेस यानी बैंक के अंदर चल रही कुछ प्रक्रियाओं और काम करने के तरीके को बताया था, जो उनके हिसाब से उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के साथ मेल नहीं खाते। अतानु चक्रवर्ती भारत सरकार में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं। जब ये रेजिग्नेशन सामने आया और थोड़ा सा पैनिक हुआ बाजार में, तो RBI ने एक आधिकारिक बयान निकाला। उसमें उन्होंने कहा कि HDFC बैंक एक DSIB है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है, उसका बोर्ड प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है और मैनेजमेंट सक्षम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, RBI के रिकॉर्ड में बैंक के गवर्नेंस या कामकाज को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। DSIB का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ऐसा बैंक जो इतना बड़ा है कि अगर इनमें कोई परेशानी आती है तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। हाल ही में अतानु चक्रवर्ती ने CNBC को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि HDFC बैंक ने दुबई में AT1 बॉन्ड गलत तरीके से बेचने वाले अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करने में देरी की। अतानु चक्रवर्ती ने कहा कि मामले को अब ठीक कर लिया गया है, लेकिन 3 सीनियर अधिकारियों को जबरन नौकरी से हटाया गया है। इसके अलावा 12 बाकी लोगों को भी पेनल्टी दी गई है। जो चीज 8 साल तक चलती रही उस पर अचानक कार्रवाई की गई। एक एक करके समझेंगे, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स भी आ गए, लेकिन पहले ये समझेंगे कि HDFC बैंक ने अपने कस्टमर के साथ आखिर किया क्या। इसे ऐसे समझिए कि बैंक आपको बोलता है ये स्कीम ले लो, हर महीने इतने पैसे डालने होंगे और बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा। अपने बैंक पर जनरली आपको भरोसा होता ही है तो आप खरीद लेते हैं वो स्कीम, लेकिन आपके पैसे डूब जाते हैं। आप पूछते हैं तो पता लगता है कि बैंक ने एक बहुत ज़्यादा रिस्क, जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट आपको झूठ बोलकर बेच दिया कि ये सेफ है। ये आरोप लगा है HDFC पर। ऐसे में आप क्या ही करेंगे? HDFC पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे बॉन्ड्स बेचे। क्या होते हैं बॉन्ड्स? मानो आपने बैंक को 1 लाख रुपए दिए, एक तरह से बैंक को कर्ज दिया 10% ब्याज पर 5 साल के लिए। इसके बदले बैंक आपको 5 साल के लिए हर साल 10,000 रुपये इंटरेस्ट देगा, क्योंकि 10% इंटरेस्ट पर है वो, और 5 साल खत्म होने पर आपके 1 लाख रुपए लौटा देगा। इसी तरीके को बॉन्ड बोलते हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये बॉन्ड कितना सेफ है, इसमें कितना रिस्क है, ये इस पर डिपेंड करता है कि बैंक आपका पैसा जो आपने बैंक को दिया है वो कहाँ इस्तेमाल करता है। और जिन AT1 बॉन्ड्स को HDFC ने बेचा है वो होते हैं बहुत रिस्की बॉन्ड्स। एक बार समझते हैं कि नॉर्मल बॉन्ड और AT1 बॉन्ड्स में क्या अंतर है। एक बार जब हम सारे टर्म समझ लेंगे तब इस पूरे केस को समझना आसान होगा। नॉर्मल बॉन्ड में आप बैंक को पैसा देते हो और बैंक आपको पक्का वादा करता है कि हर साल तय ब्याज देगा और तय समय के बाद आपको पूरा पैसा वापस। अगर बैंक मुश्किल में भी आ जाए, जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या बैंक पर कोई बहुत ज़्यादा डेट हो जाए, तो भी कानूनन बॉन्ड्स का पैसा सबसे पहले चुकाया जाता है और बैंक ब्याज देने से मना नहीं कर सकता। एक ऑब्लिगेशन होती है। अब AT1 बॉन्ड्स, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में भी आप बैंक को कर्ज देते हैं, लेकिन यहाँ वादा पक्का नहीं होता। इंटरेस्ट से होने वाली इनकम ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल बॉन्ड्स के मुकाबले, लेकिन बैंक किसी भी साल इसे रोक सकता है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसमें कोई फिक्स डेट नहीं होती कि आपका पैसा कब वापस मिलेगा। बैंक चाहे तो लौटाए, चाहे तो ना लौटाए। और अगर बैंक मुश्किल में फंस जाए तो सबसे पहले नुकसान AT1 बॉन्ड्स वालों को उठाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे बैंक मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, जो भी इस बॉन्ड को इशू कर रहा है, जिसको भी आप कर्ज दे रहे हैं वो। आपका लगाया हुआ पैसा 1 लाख रुपए भी सीधे जीरो भी हो सकता है।
और इसमें आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि ये बॉन्ड्स होते ही ऐसे हैं। नॉर्मल बॉन्ड्स थोड़े सेफ होते हैं, आम इन्वेस्टर्स के लिए ठीक होते हैं, लेकिन 81 बॉन्ड्स बहुत ही हाई रिस्क है। जैसे कि आपने सुना कि उनके क्या फीचर्स होते हैं, तो इन्हें सिर्फ वही लोग लेते हैं जो उसका पूरा रिस्क उठा सकते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब सब टेक्निकल टर्म्स क्लियर है, तो अब देखते हैं HDFC के ऑफिशियल्स ने क्या किया। कहानी दुबई से शुरू होती है। HDFC बैंक की दुबई ब्रांच में काम करने वाले कुछ ऑफिशियल्स ने वहाँ रहने वाले नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI कस्टमर्स को एक खास तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, 81 बॉन्ड्स। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बॉन्ड्स को बेचते समय कस्टमर्स को क्या कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोडक्ट ऐसे दिखाया गया जैसे ये सेफ है और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन असल में इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। कई इन्वेस्टर्स ने बाद में शिकायत की कि उन्हें इस प्रोडक्ट का पूरा रिस्क ही नहीं बताया गया, खासकर ये कि मुश्किल समय में उनका पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है। इसी कहानी का दूसरा हिस्सा है क्रेडिट स्विस। ये वही बैंक था जिसके 81 बॉन्ड्स में इन NRI इन्वेस्टर्स का पैसा लगवाया गया था। 2023 में क्रेडिट स्विस एक बैंक है, वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गया। हालात इतने ख़राब हुए कि उसे बचाने के लिए स्विट्ज़रलैंड में अधिकारियों को दखल देनी पड़ी और आखिरकार उसको UBS के साथ मर्जर कर दिया। UBS भी एक कंपनी है, उसके साथ मर्जर कर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसी दौरान क्रेडिट स्विस के जितने भी 81 बॉन्ड्स थे उनको पूरी तरह राइट ऑफ कर दिया गया। इसका मतलब जिन लोगों ने इन बॉन्ड्स में पैसा लगाया था उनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रही ही नहीं। थोड़ी बहुत रिकवरी हुई पर पूरी नहीं। इसमें वही NRI इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने HDFC बैंक की दुबई ब्रांच के जरिए ये बॉन्ड्स खरीदे थे। उन इन्वेस्टर्स ने क्यों ये बॉन्ड्स खरीदे? उन इन्वेस्टर्स का कहना ऐसा है कि उन्हें बताया गया ये सेफ है। जिन लोगों को लगा था कि उन्होंने ठीक ठाक इन्वेस्ट किया है, उन्हें अचानक पता लगा कि उनका पैसा डूब चुका है। फिर ये बात बाहर आई, ये मामला सामने आया। इसके बाद दुबई के रेगुलेटर दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद 2025 में HDFC बैंक की दुबई ब्रांच पर कुछ सैंक्शंस भी लगाए गए थे कि आप कितने कस्टमर्स ले सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी बीच बैंक के अंदर भी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसमें पता लगा कि कस्टमर ऑनबोर्डिंग और कंप्लायंस प्रोसेस में कई तरह की कमियां थी। यानी जो चेक्स होने चाहिए थे कि किस कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, वो नहीं हुए ठीक से। साथ ही जो एडवाइजरी प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी को सलाह दे रहा है बैंक किसी को, उसमें भी खामियां सामने आई। यानी ग्राहकों को सही तरीके से समझाया नहीं गया कि वे किस तरह के जोखिम में पैसे डाल रहे हैं। इसके बाद बैंक ने 3 सीनियर ऑफिशियल्स को हटा दिया और 12 और भी लोगों पर कार्रवाई की। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सब कई सालों तक चलता कैसे रहा? आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा गया जिसे सुरक्षित या मैनेजेबल बताया गया, लेकिन असल में उसमें ऐसा रिस्क था कि आपके पैसे डूब गए। और इस पैमाने पर चीज़ें सामने आई हैं तो सरकार ने इस पर सफाई क्यों नहीं दी? पूरा सच पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। पर इससे हमने ये ज़रूर सीखा कि चाहे कोई भी बैंक हो, हमें फेस वैल्यू पर चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो टेक्निकल बात नहीं समझ में आ रही है तो किसी की मदद दीजिए। आजकल AI का यूज़ इतना ईजी हो गया, ChatGPT हो गया, क्लॉड हो गया। आसान भाषा में, अपनी भाषा में जैसे समझना चाहे समझिए कि आपको क्या बेचा जा रहा है और क्यों। सवाल ये भी सामने आ रहे हैं कि क्या इन्वेस्टर्स को सही जानकारी दी गई थी या फिर उन्हें आधी अधूरी बात बताकर एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा गया जिसका असली जोखिम उनसे छिपाया गया। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आज का खर्चा पानी तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।